My dear students, today I shall teach you active voice and passive voice. आप एक बात आपको समझनी होगी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कोई अंतर नहीं होता है। मैं अंग्रेजी में कहूँ तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कर्ता को प्रधानता दी जाती है या एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रोमिनेंट माना जाता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रोमिनेंट माना जाता है। अर्थात एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। अब आप ये कह सकते हैं कि जैसे आप कोर्स में पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाने के रूल होते हैं। नो, ये बोलने का ढंग होता है। इट इज द मेथड ऑफ टॉकिंग टू से समथिंग। कुछ कहने का ये ढंग है। जैसे मैं आपसे बात कहूं तो मैं कहूंगा कि मैं आपको पढ़ाता हूं, तो यहां पर क्या है, आई एम वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं ये कहूं कि आपको पढ़ाया जाता है तो बोला जाएगा यू आर टॉट, तो यू आर वेरी प्रोमिनेंट, आप प्रमुख हैं। तो बस करना क्या है, सामने वाले ने अपनी बात को किस ढंग से कहा है। तो जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पढ़ें तो आप अपने दिमाग में रूल हटा दीजिए। आप केवल हमारी बात को ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। और जहां पर भी खड़े हों, किसी से बात कर रहे हो, तो ये कोशिश करिए, एक कॉन्सेप्ट रखिए कि ये बात एक्टिव वॉइस में बोली गई है या पैसिव वॉइस में बोली गई है। इतना याद रखना है। अगर एक्टिव वॉइस में होगी तो कर्ता को प्रधान रखा गया और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधान माना गया है। जैसे विद्यार्थियों को ऑफिस में बुलाया गया है, ये पैसिव वॉइस है कि स्टूडेंट्स हैव बीन कॉल्ड इन द ऑफिस। तो इस तरीके से आप जब सुनेंगे तो अब देखिए, विदिन मैं अपने इस वीडियो में विदिन 5 मिनट्स से 10 मिनट्स के बीच में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय 4 बातें आपको बहुत याद रखनी है और आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। वो 4 बातें कौन सी हैं वो आप देखेंगे बोर्ड पे। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ का है, आपको जानकारी होनी चाहिए सब्जेक्ट की, आपको जानकारी होनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब की, और आपको जानकारी होनी चाहिए मेन वर्ब की, आपको जानकारी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की। देखिए, मैंने आपको ये जो 4 शब्द लिखे हैं सामने, तो देखिए ये इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्ता कहते हैं। अब आप कहेंगे सर हम कर्ता नहीं जानते हैं। कर्ता मीन्स होता है करने वाला। अरे जो करता है वो करता है, जो भी करता, हम पढ़ा रहे हैं तो हम कर्ता हो गए, ठीक है। और जो भी करता है वो कर्ता होता है, करने वाले को कर्ता कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सब्जेक्ट कहा गया है। और हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। क्या कहते हैं, इसके नाम से अगर आप गौर से देखें तो आपको एक बात समझ में आएगी, ये ऐसी क्रिया है जो सहायता करती है। अब सहायता करती किसकी है, तो नीचे लिखा हुआ है मेन वर्ब, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं मुख्य क्रिया। और चौथा पॉइंट है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। ये 4 चीज़ें अगर आपको मालूम है तो आपको आसानी रहती है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में। अब आप कहेंगे सर हम भी जानते नहीं हैं। देखिए, इन सब की एक जानकारी बताएं। देखिए, सब्जेक्ट के 2 नंबर होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है सिंगुलर नंबर, और दूसरा होता है आपका प्लूरल नंबर। और आपने हिंदी में सुना होगा, ये एक वचन करता है, ये बहुवचन करता है। बहुत दिन से आप सुनते चले आ रहे हैं, हमें सर एक वचन बहुवचन नहीं समझ में आता है। अरे भैया, जब एक है तो एक है, एक से ज़्यादा हो जाए तो बहुवचन हो गए, बहु माने बहुत हो गए। इसके बाद जब आप हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब जो होती है ये टेंस के अनुसार बदलती रहती है। हम क्या लिख रहे हैं, ये टेंस के अनुसार क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है
तो वहाँ पर देखा आपने डू डज आ गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट है तो वहाँ पर हैज हैव आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैज़ बीन और हैव बीन हो गया। अगर हम पास्ट के बात करते हैं तो पास्ट में पास्ट इंडिफिनिट में डिड लगती है, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर लगता है, पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन लगता है। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर इंडिफिनिट में विल और शैल का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हम अगर मेन वर्ब की बात करते हैं तो मुख्य क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया के 4 भाग होते हैं। जो मुख्य क्रियाएं होती हैं वो 4 भाग होते हैं, और मुख्य क्रिया के जो 4 भाग होते हैं उनको हम कभी कभी देखिए ऐसे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। लेकिन आप इसे ऐसे नहीं याद रखेंगे, क्योंकि जितनी भी वर्ब होती हैं वो सारी वर्ब जो उनका बेस फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है, और उनके अलग अलग नाम होते हैं। उनका जो प्रथम नाम होता है उसे प्रेजेंट टेंस फॉर्म कहते हैं, प्रेजेंट टेंस फॉर्म कहते हैं, वो फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस नहीं है। दूसरा होता है उसे पास्ट टेंस फॉर्म कहते हैं। तीसरा होता है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। जो चौथा फॉर्म होता है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। तो देखिए, इसको कहा गया है प्रेजेंट टेंस फॉर्म, इसको कहा गया है पास्ट टेंस फॉर्म, इसको कहा गया है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और इसको कहा गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये जो मुख्य क्रियाएं होती हैं ये क्या करती हैं? मुख्य क्रिया का एक देखिए बेस समझिए। मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब होती है, इनका काम होता है कि कर्ता के कार्य की विधि को बता देना। जैसे जो कर्ता ने कार्य किया है वो निश्चित है तो इंडिफिनिट है, अगर वो कार्य जारी है तो कंटिन्यूअस हो गया, अगर कार्य पूरा हो गया तो परफेक्ट का बोध करा देंगे। कहने का मेरा मतलब है, यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि हेल्पिंग वर्ब टेंस का बोध कराती हैं और मेन वर्ब कार्य के स्वभाव का बोध कराती हैं। हेल्पिंग वर्ब ये बता देती हैं कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, लेकिन मेन वर्ब ये बताती हैं कि ये कार्य इंडिफिनिट है, कार्य कंटिन्यूअस है, कार्य परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसी के बाद जब हम ऑब्जेक्ट पे आते हैं, जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसका एक लक्ष्य होता है, और जब देखिए इस पूरी दुनिया में व्यक्ति के 2 लक्ष्य हैं, या तो वो व्यक्ति को पाना चाह रहा है या वो वस्तु को पाना चाह रहा है। अगर आप देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट 2 होते हैं, एक होता है पर्सन और एक होता है आपका थिंग। पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति और थिंग मीन्स होता है वस्तु। अब यहां से आपको समझने की आवश्यकता क्या है? देखिए, हमने आपसे कहा था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय आपको 4 बातें याद रखनी। आपको सब्जेक्ट का ज्ञान हो, पहचान लें ये सिंगुलर है प्लूरल है। आपको हेल्पिंग वर्ब का ज्ञान हो ताकि आपको ये समझ सकें कि ये टेंस कौन सा है। तीसरी बात, आपको मेन वर्ब का ज्ञान हो ताकि आप ये समझ सकें कि जो मेन वर्ब है इसको हम फॉर्म कैसे पहचानेंगे। वो आपको एक टेबल दी जाएगी, टेबल होती है, उसे पढ़ना होगा कि इसका फर्स्ट फॉर्म ये है, सेकंड फॉर्म ये, थर्ड फॉर्म ये, फोर्थ फॉर्म ये है। और जो ऑब्जेक्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैं थोड़ा सा इंडिकेट करूँगा यहाँ पर। किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए आप अपनी क्रिया में हु लगाकर क्वेश्चन करिए। किस में क्वेश्चन करेंगे? क्रिया में मेन वर्ब में आप हु लगाकर क्वेश्चन करिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि पिताजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो मैं कहूँगा कौन पढ़ता है, जवाब आएगा पिताजी, तो पिताजी आपके सब्जेक्ट हो गए। अब सब्जेक्ट कैसे हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? जैसे आपने देखा कि जो टेंस होता है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती हैं। अब मेन वर्ब, अब आपको ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट के लिए आपको 2 शब्द याद रखने, एक शब्द है आपका व्हाट और दूसरा शब्द है आपका whom। देखिए, अगर व्हाट से आप क्वेश्चन करते हैं कहाँ? क्रिया में। अगर व्हाट से आप क्रिया में क्वेश्चन करते हैं तो आपको मिलने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो वस्तु होगी, और अगर आप whom से क्वेश्चन करते हैं तो मिलने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो व्यक्ति होगा। तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि अगर आपको ऑब्जेक्ट पता करना हो तो बस आप क्या करिएगा, आप क्रिया में व्हाट या whom लगाकर क्वेश्चन करिएगा, और वो क्रिया है आपकी मेन वर्ब। अगर आपका आंसर मिलता है तो निश्चित रूप से अगर ये आंसर मिलेगा तो आपकी थिंग होगी, और अगर ये आंसर मिलेगा तो फिर आपका पर्सन होगा। अब आप कह रहे होंगे कैसे? तो देखिए, यहाँ पर ये समझ गए होंगे आपकी 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपको एक्टिव पैसिव कभी नहीं भूलेंगे आपको सब्जेक्ट का ज्ञान हो,
आपको हेल्पिंग वर्ब का ज्ञान हो, आपको मेन वर्ब का ज्ञान हो, आपको ऑब्जेक्ट का ज्ञान हो, और चाहे जितना बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो आप बिल्कुल डरे नहीं आप, क्योंकि समाज में एक बहुत खास बात है, बता रहा हूँ, लोग भारी भरकम आदमी को देख करके बहुत डरते हैं, और मैं कैसे करूँगा। ऐसे क्या होता है जब बच्चों को बड़े से वाक्य मिलते हैं, सर बहुत बड़ा वाक्य, अरे बड़े पर मत जाइए, बड़ा कुछ नहीं होता है, आपको जो समझ में आ गया वो छोटा लगता है, और समझ में नहीं आया तो वो बड़ा लगता है। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको याद रखना है 4 बातें, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आपको सब्जेक्ट याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, मेन वर्ब याद रखना है, और ऑब्जेक्ट याद रखना है। अब मैं आता हूँ कि जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको करना क्या है। देखिए, इसको करने के लिए आप जरा बोर्ड पे देखिएगा, ये 4 सूची में इसमें सबको क्या कर रहा हूँ, इसको हम इरेज करेंगे, और इरेज करने के बाद अब हम सीधे आएंगे कहाँ कि पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय देखिए नंबर 1 ये एक्टिव वॉइस था, ये एक्टिव वॉइस था, और अब हम जो बात करेंगे वो हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। अब हम आते हैं पैसिव वॉइस पे। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को हम क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट उठ करके यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा आगे। नंबर 2 हम देखिए, नंबर 2 पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं, और ये किसके अनुसार होगी, ये टेंस के अनुसार होगी, ये हमारे टेंस के अनुसार रहेगी। और तीसरा जो होगा ये मेन वर्ब, नंबर 3 पर मेन वर्ब आएगी। याद रखिएगा कि मेन वर्ब का सदैव कौन सा फॉर्म आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, या हमने इसका नाम बताया था पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मतलब वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है उसे पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है। चौथा जो पॉइंट आता है वो क्या कहता है, इसके बाद देखिए सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। अब इसके बाद अगर कुछ बचता है वाक्य में तो उसे हम क्या कहते हैं, अदर्स कहते हैं। इसके बाद लास्ट में जो आपका होता है वो आता है क्या, ये बनेगा आके आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ऑब्जेक्ट बने इससे पहले आपको बाई रखना है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर उससे पहले हम क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। और अंत में अगर इस वाक्य के अंत में यहाँ पर 5 नंबर में कुछ भी था तो उसको आप कहते थे अदर्स। 6 नंबर में आप फुल स्टॉप रखते थे। यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर भी आप 6 नंबर में फुल स्टॉप नहीं भूलेंगे। पंक्चुएशन मार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत याद रखना है। तो इस तरीके से आप देखिए, मैंने क्या कहा था, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में केवल आपको बस बहुत कुछ याद नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा रूल याद नहीं रखना है, केवल आपको 4 बात याद रखनी। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 मेन वर्ब, नंबर 4 ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, और टेंस के अनुसार नंबर 2 पर हेल्पिंग वर्ब। ये सीक्वेंस रहेगा, पहले सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर अदर, और अंत में क्या लिखेंगे, बाई प्लस ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब देखिए, जैसे आप कहेंगे सर ये तो आपने हमें रूल बता दिया, बिल्कुल सही है, लेकिन आप यहाँ समझिएगा। जैसे देखिए आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और वी का ऑब्जेक्ट होता है क्या, अस। तो समझ गए ना। इसके बाद आता है क्या कि अगर यू है तो आपका यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा, अगर आपका दे है तो आएगा आपका क्या, देम, अगर आपका ही है तो ये क्या आएगा, ये आएगा हिम, अगर आपका सी है तो क्या आएगा, तो आपका हर आएगा। इसके अलावा देखिए आई वी फर्स्ट पर्सन माना गया है, यू को सेकंड पर्सन कहा गया है, दे ही सी इट, और इन सब को माना गया है क्या, ये सब हैं हमारे थर्ड पर्सन। हमारी बात समझ में। इसके अलावा जो भी चीज़ आएगी वो चेंज नहीं होगी, और जब वो चेंज नहीं होगी तो फिर आपको भी चेंज नहीं करना है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रूल आप एक बार देखिएगा, कोशिश करिएगा। एक्टिव वॉइस में हमें 4 चीज़ें ट्रेस करनी है, अंडरलाइन कर लेना है। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 मेन वर्ब, नंबर 4 ऑब्जेक्ट। और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको मैंने क्या कहा था, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट आपका क्या बन गया,
सब्जेक्ट बन गया। ये पहले क्या था? ये पहले ऑब्जेक्ट था। और अगर देखिए ये जो पहले सब्जेक्ट था ये अब ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन ये पहले क्या था? ये सब्जेक्ट था। अब आपको ये चीज हम बताएंगे कि इसी प्रकार ये फार्मूला बिल्कुल याद रखेंगे, बार बार देखेंगे, रिपीट करेंगे, समझेंगे। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। एक मिनट रोक दीजिए। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 4 बातें याद रखनी। देखिए एक सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, ही राइट्स अ लेटर। यहाँ पर देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये वस्तु है। जब हम इसको चेंज करके लाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? आ लेटर। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? आ लेटर इज, और इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? रिटेन और बाई और हिम। ये देखिएगा, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गया, और ये हमारे ऑब्जेक्ट से पहले क्या आ गया? बाई आ गया। अगर अब इसमें कह रहे हो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, लेकिन अगर यही वाक्य निगेटिव होता तो यहाँ पर क्या आता मालूम है? कि आई डू नॉट लाइक यू, लाइक यू। अब देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। बस मुझे 4 चीज़ें ट्रेस करनी, मुझे 5वीं चीज़ छूनी भी नहीं। जो चीज़ जहाँ पड़ी है वहीं छोड़ दीजिए। अगर आपने टच कर लिया तो समझ लीजिए आपने सेंटेंस अपना इनकरेक्ट कर दिया। जैसे इस यू को उठा के हम कहाँ लाएंगे? बिल्कुल ठीक आई के सामने, और इसके अनुसार यहाँ पर क्या आ गया? यू आर नॉट लाइक्ड और बाई मी। देखिए दोनों के अर्थ में कोई भी अंतर नहीं होगा, गौर से देखिएगा जरा। अब देखो मैं रूल फॉलो कर रहा हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, नंबर 2 पर हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 पर मेन वर्ब का जो है नहीं, जहाँ पर नॉट रखा है वो रखा ही हुआ है, नंबर 3 पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर देखिए बाई मी आ गया। अब देखिए इसका अर्थ क्या है? वह एक पत्र लिखता है और एक पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा। यहाँ पर आया मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ, यहाँ पर आया आपको मेरे द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है? ये चीज़ आपको बहुत याद रखनी, 4 चीज़ें आपको याद रखनी। अब मैं यहाँ बताऊँगा कि सर मैंने ये आपने कहाँ से आर लगा दिया, कहाँ से आपने इज लगा दिया। देखिए अगर हेल्प प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होगा, एक्टिव वॉइस होगा, तो आपको डू डज मिलेगी हेल्पिंग वर्ब, और जैसे ही आप पैसिव वॉइस में आएंगे वैसे ही आपको क्या लगाना है? इज एम आर, और वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा? थर्ड फॉर्म आ जाएगा। इनके साथ आप क्या लगा रहे थे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे। अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें तो एक्टिव वॉइस में इज एम आर आता है, और जब ये पैसिव वॉइस में जाएंगे तो इज एम और आर, और इसके बाद क्या आएगा? बीइंग, और प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? थर्ड फॉर्म होगा। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो ये क्या होगा? हैज या हैव, और जब पैसिव वॉइस में आएगा तब क्या होगा? हैज या हैव बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म आएगी। और इसके बाद जो चौथा फॉर्म होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसकी सहायक क्रिया होती है हैज़ बीन और हैव बीन। याद रखिएगा इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, तो यहाँ क्या लिखेंगे? नो चेंज। क्या लिखेंगे? नो चेंज। तो प्रेजेंट के 3 भाग की पैसिव वॉइस बनती है, तो याद रखिएगा आज आपको मैं 3 ही बता रहा हूँ कि प्रेजेंट एंड डिफिनिट का वाक्य मिलेगा आपको, तो आप एक्टिव वॉइस में डू डज लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म आता है, और जब आप इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर लगाएंगे कर्ता के अनुसार, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। जब आप कंटिन्यूअस में आएंगे तो इज एम आर एक्टिव वॉइस में लगता है, आईएनजी फॉर्म आता है, लेकिन जब पैसिव वॉइस में आएंगे तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो हैज और हैव कर्ता के अनुसार लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन पैसिव वॉइस में हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए आप याद रखिएगा, अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको पढ़िएगा, मेरी 4 बातें याद रखिएगा, और याद रखिएगा कि आप खुद एग्जाम्पल बनिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, समाज में लोग एग्जाम्पल बहुत खोजते हैं, कोई उदाहरण दीजिए, आप खुद एग्जाम्पल बनिए, खुद कोशिश करिए, खुद मेहनत करिए, और जितने एग्जाम्पल बढ़ेंगे समाज में उतना ज़्यादा समाज में लोग उदाहरण पेश करेंगे। आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा और बार बार वीडियो को देखिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे आ गया समझ में, मुझे अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप मेरा जो है चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ओके। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए, ताकि हम आपके साथ समस्या के साथ जुड़ें। क्योंकि आपने देखा होगा
लोग सुख में जुड़ते हैं, मैं कहता हूँ मैं समस्या के साथ जुड़ूंगा। तो जब आप कमेंट करते हैं तो ये मेरी ताकत है। मैं जान लेता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको समझा नहीं पाया, तो शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। आप मुझे सुना इतनी देर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।